कब कौन किसका होता है यह वक्त बता देता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं नई पुस्तक। इस पुस्तक का आपने पुस्तक परिचय पिछले वीडियो में देख लिया, कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 पुस्तक, और आज उसका पहला जो अध्याय है उसको विधिवत रूप से हम प्रारंभ करेंगे जयशंकर प्रसाद साहब का। और ये पहला अध्याय किसका है? काव्य खंड का है साहब। यानी कि इस पुस्तक के अंदर सबसे पहले काव्य खंड दिया गया और उसके बाद में है जो गद्य खंड दिया गया है। जयशंकर प्रसाद साहब का परिचय देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। जो रचनाएं पूछी जाती है कुछ कुछ उन रचनाओं के मैं आपको रचना वर्ष भी है जो लिखवा दूंगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है और रीड के भी ऑलमोस्ट क्लासेज पहले की डाली हुई है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे आप, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा साथियों की मदद हो पाएगी। पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 5390 या फिर आप जब देख रहे हो 5400 के तकरीबन लोग हैं जो जुड़ चुके होंगे। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ, तो ज़रूर जुड़े टेलीग्राम से भी। अब प्रारंभ करते हैं। कल कक्षा नहीं हुई थी और शाम को स्नातक वाली 3-4 से कक्षा नहीं हो रही है। परिवार के अंदर कुछ स्वास्थ्य की वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उस वजह से नहीं हो पाई। अब सब कुछ ठीक है, वापस कक्षा अपनी निरंतर नियमित है जो हो जाएगी। और ये 3 बजे वाली क्लास कल नहीं हुई थी। चलिए प्रारंभ करते हैं। जयशंकर प्रसाद साहब की जन्म की बात करें तो 1889 और निधन हो जाता है 1937 के अंदर। तो 1889 में जब जन्म होता है इनका, तो वो होता है काशी के अंदर। कहाँ पर होता है? काशी के अंदर होता है साहब प्रसाद साहब का जन्म। और विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक है जो प्राप्त कर सके थे। अगर पूछ लिया जाए विद्यालय शिक्षा प्रसाद साहब ने कहाँ तक प्राप्त की, तो केवल 8वीं कक्षा तक ये जो विद्यालय के अंदर जा पाए थे। किंतु फिर इन्होंने सेल्फ स्टडी के साथ स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। देखिए, सेल्फ स्टडी के माध्यम से इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का और साहित्य का बिल्कुल डीपली गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे साहब। प्रकृति की बात करें इनकी, तो प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। तो पूछ लिया जाए प्रसाद साहब का स्वभाव, तो सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे साहब। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। अपने आप का गुणगान करना इस बात से और दूसरे की निंदा करना, इन दोनों चीज़ों से हमेशा वो दूर है जो रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया था। तो ये सवाल बन सकता है यहाँ से, बहुत अच्छा सवाल ये बन गया कि जयशंकर प्रसाद जी मूलतः थे। एक ऑप्शन में आ गया कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार। तो वहाँ पर आप क्या करोगे? मूलतः प्रसाद साहब क्या हैं साहब? कवि थे वो, कवि। ठीक है, ये विकल्प आप सही करोगे। बात करें आगे परिचय में, तो प्रसाद जो है, प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। तो प्रसाद साहित्य की प्रमुख विशेषता पूछ ली जाए तो आपको राष्ट्रीय जागरण है जो ध्यान में रखना। राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख रूप से है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में हम बात करें तो भारतीय प्राचीन संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने ये काम है जो बखूबी किया है। विशेष तौर से कहाँ पर? नाटकों के अंदर ये राष्ट्रीय जागरण है जो मिलता है। उनकी कविताओं की हम बात करें तो कविताओं और कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक है जो मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक भी लिखे, उपन्यास भी रचे, कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए, निबंध आदि अनेक जो साहित्यिक विधाएं हैं उनके अंदर इन्होंने लेखन कार्य जो किया साहब। प्रमुख रचनाओं में बात करें तो बहुत बार पूछ जाती है, जयशंकर प्रसाद जो है अति महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अति महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। तो इनसे संबंधित कुछ न कुछ सवाल तो अवश्य ही आपको देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो हिंदी का। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुव
स्वामिनी, ये इनके नाटक और बहुत प्रसिद्ध, सारे के सारे पूछे गए। तो अजात स्कंद चंद्र, अजात चंद्र स्कंद और राज ध्रुव है, अजात चंद्र स्कंद राज ध्रुव है। इस तरीके से आप इन नाटकों को है जो याद कर सकते हो। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और राजश्री, राजश्री ध्रुव स्वामिनी, यह है साहब इनके नाटक। बात करें उपन्यासों की तो कंकाल, तितली, इरावती, इरावती है जो अपूर्ण है, ये उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती, कंकाल, तितली, इरावती, कंकाल, तितली, इरावती, ये कई बार पूछा गया है। कंकाल और तितली तो पूछे गए कि उपन्यास, लेकिन प्रसाद साहब का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? इरावती, कई बार पूछा गया। अगर इत्मीनान से मेरे साथ भी आप सुनते चले इनको तो आपकी मस्तिष्क के अंदर ये चीज़ें हैं जो बैठ जाएगी। आगे हम बात करें आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, ये कहानी संग्रह है। तो देखिए आकाश के अंदर इंद्रजाल छाया, आंधी आई, छाया पड़ी और फिर है जो प्रतिध्वनि हुई बादलों की। तो आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाश के अंदर, इस तरीके से आप इनके कहानी संग्रहों को याद है जो कर सकते हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये निबंध संग्रह है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये क्या है? निबंध संग्रह है। अब देखिए इनकी कविताओं की हम बात करते हैं तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन, कुसुम और प्रेम पथिक, ये कविताएं। और ये 2016 के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर आया भी था सवाल शायद कि झरना, आंसू, लहर, कामायनी, इनका है जो रचनावर्ष पूछा था क्रमानुसार। तो आप प्रेम पथिक जो है इसका लिख लीजिए पहले 1905। प्रेम पथिक का समय क्या है? 1905। इस कविता का, इस रचना 1905 और बाद में दोबारा जब हुई प्रकाशित 1913। ठीक है, अगला संस्करण। तो प्रेम पथिक का 1905। एक इनकी यहाँ पर नहीं दी गई है चित्राधारा, चित्राधारा उसका 1909 है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ इनकी कविताओं के अंदर चित्राधारा के लिख लीजिए आप। चित्राधारा का समय लिख लीजिए आप 1909। एक आती है इनकी करुणालय, करुणालय रचना है जो कई बार पूछ जाती है, उनका प्रकाशन वर्ष में आपको लिखवा। करुणालय का लिख लीजिए आप साहब 1913। 1913। कानन कुसुम का भी 1913 है। कानन कुसुम का भी माफ़ करें, कानन कुसुम का भी लिख लीजिए 1913। इसके बाद में महाराणा का महत्व भी एक कई बार पूछ जाती है, उसका 1914। महाराणा का महत्व क्या? 1914। जो मैं बता रहा था जो पूछी थी सेकंड ग्रेड में, जिसमें झरना 1918, झरना 1918, आंसू पूछी गई थी। इन चारों का पूछा था क्रम। आंसू का हो जाएगा आपके 1925। लहर का पूछा था, लहर दिया था 1933। और अगली थी अपने यहाँ उसमें कामायनी, कामायनी का 1935। तो झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। चित्राधारा 1909, प्रेम पथिक भी यही, प्रेम पथिक माफ़ कीजिए 1905 और करुणालय 1913, कानन कुसुम 1913। ठीक है, अन्य प्रसिद्ध कविताएं भी इनकी उर्वशी है। तो ठीक है, ये हो गए यहाँ तक। उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है, कल्पना सुख है, एक विदाई भी आती है, नीरव प्रेम भी देखने को मिलता है, विसर्जन मिलता है, विसर्जन का भी समय 1909 है। और अयोध्या का उद्धार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, अयोध्या का उद्धार, इसका समय 1910 है अपने। शोकोच्छ्वास, ये कई बार पूछी जाती है, शोकोच्छ्वास ये कई बार पूछ जाती है, इसका समय 1910 है अपने। ठीक है, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण कविताएं थी। अब आगे बात करते हैं साहब, अध्याय की बात करते हैं। अध्याय के संदर्भ में जो ये आज का अध्याय है, इसमें देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। तो पहला
देवसेना का गीत, पहला सवाल ये बन गया, देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक इसका प्रसाद साहब का, और देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया। तो पहला सवाल बहुत अच्छा सवाल बन गया यहाँ से। देवसेना कौन है? देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, देवसेना किसकी बहन है? तो मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। हुणों के आक्रमण से आर्यावर्त क्या है? संकट में है साहब, और बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हुई। बची हुई देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। ठीक है, जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। देवसेना को किसकी चाह थी? स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धनकुबेर की कन्या का स्वप्न देखते थे। और स्कंदगुप्त किसका सपना देख रहे थे? स्कंदगुप्त किसे चाहते थे? मालवा के धनकुबेर की कन्या कौन? विजया, उसका स्वप्न देखते थे। तो जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है। अब क्या होता है, जीवन का जब अंतिम मोड़ आता है तब स्कंदगुप्त है जो देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक क्या वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर है जो भीख मांगती है। पहले वो नहीं चाहता, फिर वो चाहती है, फिर वो चाहता है, तब ये किसी और के साथ वृद्ध हो जाते, किसी और के साथ है तो पर्णदत्त नाम के वृद्ध के साथ आश्रम में जो गाना गाकर भीख मांगती है, और महादेवी की समाधि है जो पुरस्कृत करती है साहब। स्कंदगुप्त के आगे हम बात करें पाठ के संदर्भ में, तो स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत है जो ले लेता है। इधर देवसेना कहती है, ये कथन जरूर ध्यान में रखिएगा, किसका कथन? देवसेना का। क्या कहती है कि हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? यानी कि मैं तेरे द्वार पे आई थी, तुम्हें पसंद करती थी, उस समय तो विजया के पीछे था, ये अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ, और तब वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। तो देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है, और जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन की संध्या बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में है जो श्रेणी में ही रख रही है, और उस समय की नई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की अजस्र धारा है जो बहती जा रही बिना रुके। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती है, और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। ऐसे लगता है सब उसे खा जाएंगे, फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपने द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही कि गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी जो व्यक्त करती है, जो चलती है। आगे हम बात करते हैं, दूसरी जो हम कविता देखेंगे इस अध्याय के अंदर वो है कार्नेलिया का गीत। ये प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। वो स्कंदगुप्त से हैं, ये चंद्रगुप्त से हैं। तो कार्नेलिया का गीत किससे हैं? चंद्रगुप्त से। और कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है। अब कार्नेलिया कौन है? तो ये भी पूछा जा सकता है। कार्नेलिया जो है सिकंदर के सेनापति कौन? सिल्यूकस, उसकी बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई कहती है क्या? ये कौन कहती है? पहले वहाँ पर देवसेना बोल रही थी, यहाँ पर ये कहती है। क्या कहती है? कि सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ वह है। आज यह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। तब वह यह गीत गाती है, कौन सा? अरुण यह मधुमय देश हमारा। इस गीत में हमारा देश की गौरवगाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है साहब।
पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना पर जिस ओर उड़ते हैं वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। तो अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की, भारत देश की है जो पहचान है। ये पंक्ति देकर है जो सवाल है जो पूछा जा सकता है। देखिए साहब, ये था पूरा का पूरा प्रसाद साहब का परिचय और पाठ के संदर्भ में क्या कुछ है जो कहा गया है वो परिचय। आज की क्लास में केवल यही परिचय देखेंगे। कल की कक्षा के अंदर ये जो दोनों गीत है, देवसेना का और कार्नेलिया वाला गीत, इनको अच्छे से व्याख्यायित करके मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज़, और अच्छे से जहाँ से जो सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। आज का आपका यही काम है, प्रसाद साहब के परिचय को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना, अच्छे से मतलब बिल्कुल तैयार करना है आपको, ठीक है। और पहले मैंने प्रसाद साहब का जो भी अध्याय पढ़ाया 9, 10, 11 कक्षाओं के अंदर, वहाँ पर मैंने इनके परिचय को और डिटेल से लिखवाया है। तो वहाँ से भी आप परिचय आपने कर लिया होगा पहले, नहीं तो आप वहाँ से जाकर किसी पार्ट से जो प्रसाद साहब वाला वो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप अभी शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। देखिए, आप कितनी भी जल्दी क्यों न करें, धीरे धीरे काम करते चलेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी। जैसे कि मैंने बहुत 3-4 महीने पहले से ही कक्षा 9 को प्रारंभ किया, फिर 10 पूरी की, फिर 11 पूरी की, और 12वीं की अंतिम पुस्तक चल रही है। यानी कि अभी तो विज्ञप्ति आई है आपकी ग्रेड फर्स्ट की, उससे पहले मुश्किल से 10-15 रोज़ के अंदर ये आपकी 12वीं तक, 9 से लेकर 12वीं तक सारी किताबें जो पूर्ण हो जाएगी। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए 4 कक्षाओं की है, और ग्रेड फर्स्ट की करने वालों के लिए 11-12 की किताबें भी अपनी कंप्लीट है जो हो जाएगी, और पूरे निःशुल्क रूप से गद्य भाग भी और पद्य भाग भी। लेकिन फर्स्ट ग्रेड वालों को मैं इतना कह सकता हूँ, अगर वो कर सके तो, बाकी उनको तो विशेष तौर से तो 11वीं-12वीं करनी है। फर्स्ट ग्रेड वालों को विशेष तौर से 11वीं-12वीं करनी है। लेकिन अगर वो 9वीं 10वीं कक्षाएँ जो है, उनके रचनाकार जो उनकी कवि परिचय अगर देख लें तो अच्छा रहेगा साहित्य इतिहास की दृष्टि से। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लेना। और पढ़ाई को लेकर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। कौन सा? आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर मैं मोटिवेशनल वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ जो कि आपको सकारात्मक ऊर्जा देंगे। टाइम टेबल किस प्रकार से हम बनाकर चलेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे, खुद को मोटिवेट कैसे रखें, इसी तरह के तमाम पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो आदि की आवाज़ पर आपको मिल जाएंगे। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।